नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 2 अगस्त की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है झारखंड को लेकर के है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को मंजूरी दी है। अभी हाइड्रोजन ईंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है इसको भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले व्हीकल्स आगे जो होंगे नॉन पॉल्यूटेड कहे जाएंगे और एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहे जाएंगे। तो इस आधिकारिक बयान में कहा गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को 350 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को जमशेदपुर में ये स्थापित टाटा एंड कमिंस, ये दो कंपनी है जिनके द्वारा ये स्थापित की। प्रस्तावित इकाई की क्षमता 4000 से अधिक हाइड्रोजन आईसी इंजन या ईंधन एग्नोस्टिक इंजन, 10,000 प्लस बैटरी प्रणाली होगी। यानी इससे जो है 10,000 प्लस बैटरी प्रणाली की इसकी क्षमता होगी और इसके लिए 354.28 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि एक अनुमान के मुताबिक इकाई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 310 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। हेमंत सोरेन वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने घोषणा की है कि हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन अज्ञेयवादी इंजन को मैसर्स टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ टाटा मोटर्स लिमिटेड और कमिंस इंक से के संयुक्त उद्यम द्वारा पूर्वी सिंहभूम में ये जिला पड़ता है जमशेदपुर में विकसित किया जाएगा। ये एडवांस केमिस्ट्री बैटरी S2 फ्यूल सेल के निर्माण और उत्पादन के लिए इकाई की स्थापना के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कमेटी और हाई पावर कमेटी की मंजूरी की प्रत्याशा में निवेश प्रस्ताव से संबंधित मैसर्स TGESPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति मिल गई है। तो ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन प्लांट जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसको लेकर के ये जो प्लांट सेटअप होगा, इसमें टाटा मोटर्स लिमिटेड और कमिंस INC शामिल होंगी और ये दोनों कंपनियां मिल करके हाइड्रोजन फ्यूल का जो प्लांट है उसको जमशेदपुर में सेटअप करेंगी। 310 लोगों को इससे रोजगार मिलने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है रतन टाटा जी को मिलने जा रहा है और ये उद्योग रत्न पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कारों के उद्देश्य से उन व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देना है जो व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा, रिटेल एस्टेट, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, बैंकिंग, IT सेक्टर या खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में जबरदस्त योगदान दिया जाता है जिनका। स्वास्थ्य सेवा भी इसमें सम्मिलित है। रतन टाटा के नेतृत्व में TCS सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है। तो TCS हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है इंडिया की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उसके बाद टाटा मोटर्स है, इसको वैश्विक मान्यता प्राप्त करते हुए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। तो TCS को और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। टाटा समूह के प्रमुख के रूप में उन्होंने 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व में 40 गुना से अधिक का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है उनके टाइम पर टेन्योर पर और मुनाफा 50 गुना से अधिक बढ़ा है। ये रतन टाटा जब टाटा सन्स के चेयरमैन थे उस समय ये
उपलब्धियां हासिल करी गई हैं टाटा कंपनीज की तरफ से। अपने शानदार कैरियर के दौरान उन्होंने मिली अन्य प्रशंसाओं के साथ रतन टाटा को भारत के 2 प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। तो इनको 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि तमिलनाडु की जडेरी नमकट्टी, चेदी बुट्टा साड़ी और कन्याकुमारी मैटिकेले को जीआई टैग मिला है। अब इसको विस्तार से जानते हैं कि ये जो जडेरी नमकट्टी क्या चीज है, चेदी बुट्टा साड़ी क्या है और कन्याकुमारी मैटिकेले क्या है। तो तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध उत्पादों जडेरी नमकिट्टी, कन्याकुमारी मैटिकेला और चेदी बुट्टा साड़ी को सोमवार को चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग दिया गया है। जडेरी नमकिट्टी मिट्टी की छड़ें हैं। तो जडेरी नमकिट्टी है, ये मिट्टी की छड़ें हैं जो सफेद रंग की होती हैं और आमतौर पर चिकनी बनावट के साथ उंगली जैसी आकृति में उपलब्ध होती हैं। इस उत्पाद के लिए टैग मांगने का आवेदन जडेरी तिरुमन नामकट्टी प्रोड्यूसर सोसाइटी द्वारा दायर किया गया था। जडेरी तिरुवन्नामलाई जिले का एक छोटा सा गांव है और चेयर तालुक में ये लगभग 120 परिवार हैं, इसमें रहते हैं इस ताल्लुक में, जिनका मुख्य व्यवसाय सैकड़ों वर्षों से नमकट्टी बनाना रहा है। तो ये मिट्टी की छड़ें हैं जो केवल उसी जिले में तिरुवन्नामलाई में बनती हैं और उसका एक ताल्लुक है चेयर। यहाँ पर 120 परिवार रहते हैं जो इस नमकट्टी को बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। नमकट्टी जलीय सिलिकेट खनिजों के समृद्ध भंडार से बना है। तो इसमें सिलिकेट्स होते हैं जो मिट्टी की बारीक कणों का निर्माण करते हैं और मिट्टी को संसाधित किया जाता है। उंगली से जैसी संरचना में आकार दिया जाता है। नमकट्टी का उत्पादन जलवायु की स्थिति पर निर्भर करता है क्योंकि इसे सूखने के लिए बहुत अधिक धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा है मैटिकेला। मैटिकेला एक फल है जिसका शीर्ष जो है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और मगरमच्छ के मुंह जैसा दिखता है। इसे क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्रोकोडाइल फिंगर बनाना कहा जाता है। तीसरा है चेदी बुट्टा साड़ी। चेदी बुट्टा साड़ी ये एक हथकरघा साड़ी है जो कला, रेशम और सूती मिश्रण कपड़े में चेदी बुट्टा डिजाइन को दर्शाती है। चेदी बुट्टा नाम 2 तमिल शब्दों चेदी यानी पौधा और बुट्टा यानी दोहराया गया रूपांकन या डिजाइन से मिलकर बना है। चेदी बुट्टा साड़ी में बॉर्डर और पल्लू मतलब जो साड़ी का किनारा होता है उसको पल्लू कहा जाता है, पर प्रतिष्ठित पौधे और फूल की आकृति बुनी गई है। यह फूल पौधे की डिजाइन या चेदी बुट्टा डिजाइन इस साड़ी की आंतरिक विशेषता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। साड़ी को कला रेशम धागे का उपयोग करके बुना जाता है, जबकि चेदी बुट्टा डिजाइन चमकीले रंग के सूती धागे का उपयोग करके बनाया जाता है। तो इसमें रेशमी वस्त्र जो होता है उसके साथ साथ जो है सूती धागे का प्रयोग किया जाता है, रेशम के धागे का और सूती धागे का। सौराष्ट्र समुदाय साड़ी के प्राथमिक बुनकर हैं। ये साड़ियां तिरुनेवली के वीरवन्नलूर शहर के कुशल बुनकरों द्वारा बुनी जाती हैं। इसके अलावा पूरे भारत के 7 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग दिया गया है, जिनमें से आगरा का चमड़े का जूता है। हम लोग जानते हैं कि जूते के व्यवसाय के लिए आगरा जाना जाता है। तो जूता बनाना 4 सदियों पुरानी कला है यहाँ की और आगरा की विरासत और संस्कृति की निकटता से जुड़ी हुई है। हस्त निर्मित जूते बनाने की यह पारंपरिक कला पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगरों को हस्तांतरित होती रही है। आगरा देश के प्रमुख फुटवेयर घटक समूहों में से एक है। उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं के साथ साथ निर्यात दोनों को पूरा करता है। आगरा में 65% घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है और देश के कुल फुटवेयर निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 28% है। उसके बाद है राजस्थान के नाथ द्वारा
की पिछवाई पेंटिंग, कश्मीर का मुश्क बुज्जी चावल और बिहार का मारचा चावल, जम्मू कश्मीर का राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, गोवा का अगसेची वैयंगम या अगासेम बैंगन भी इसे कहा जाता है, और सत सिरो भेनो यानी सत सिनराचो भेदों जिसे ओकरा भी कहा जाता है, जो गोवा की सब्जी है, बेसिकली सब्जी फसल है, जो इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया। तो एमआरआई इंडिया में पहली बार ये बना है। एमआरआई मशीन जो है इसके द्वारा हार्ट डिजीज के चेकिंग में ये आती है, और एमआरआई मशीन से जो हार्ट रेट है वो नापा जाता है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती हल्का अल्ट्रा फास्ट उच्च क्षेत्र 1.5 टेस्ला अगली पीढ़ी का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया है। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि यह वास्तव में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन एनबीएम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद DIRRAC और जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के लिए एक मील का पत्थर उपलब्धि है, क्योंकि हमने पहले स्वदेशी रूप में से विकसित अत्याधुनिक एमआरआई स्कैनर का अनावरण किया है। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत बंगलौर स्थित स्टार्टअप वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने देश की अधूरी जरूरत को हल करने के लिए एक कॉम्पैक्ट हल्का अगली पीढ़ी का एमआरआई स्कैनर विकसित किया है। मंत्री ने रेखांकित किया कि विश्व स्तरीय एमआरआई है स्कैनर है, जो विकसित करने के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 12 करोड़ रुपए की BIRAC बिराक ये एक संस्था है जिसके माध्यम से डीबीटी को द्वारा प्रदान किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि दुनिया की 70% आबादी के पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डायग्नोस्टिक पद्धति तक पहुंच नहीं है। सीटी स्कैन या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जैसे अन्य इमेजिंग तौर तरीकों की तुलना करने पर एमआरआई स्कैनर तक पहुंच आमतौर पर 3 गुना कम है। इसका कारण अत्यधिक उच्च पूंजीगत लागत है, जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक समस्या है। भारत में वर्तमान अनुमान बताते हैं कि एमआरआई की कुल स्थापित आधार 4800 एमआरआई मशीनें इस समय इंडिया में हैं, जो सीटी स्कैन से 3 गुना कम हैं, जो संभवतः इस उत्पाद की उच्च लागत और आयात निर्भरता के कारण है। तो मेनली इसको आयात किया जाता है, सीटी स्कैन को या अन्य मशीनों को, जो स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट हैं, अलग अलग टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी हार्ट डिजीज से प्रेरित हार्ट डिजीज से ग्रसित आदमी जो है वो एमआरआई टेस्ट करवाता है। स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और समावेशन में सुधार लाने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत जैसी पहल के साथ साथ एमआरआई मशीनों की वार्षिक मांग 2030 तक 2 गुनी से अधिक होने की उम्मीद है। फर्स्ट एमआरआई ये 1977 में डॉक्टर रेमंड डैमडियन ने इंडोमेटिबल नाम था इसका एमआरआई का, इससे पहले नामक पहला संपूर्ण शरीर मानव स्कैनर बनाया था। यह एक मरीज पर पहला पूर्ण शरीर एमआरआई किया गया था। रेमंड डैमडियन कंपनी ने 1980 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक एमआरआई स्कैनर पेश किया था। तो 1977 में पहला एमआरआई मशीन बनके तैयार हुई थी, जो डॉक्टर रेमंड डैमडियन ने बनाई थी। इसको इंडोमेटिबल कहा जाता था, और उसके बाद 1980 में इसको सार्वजनिक किया गया और ये वाणिज्यिक एमआरआई स्कैनर बनके पेश हुआ। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR शुरू की है। NAPDDR का मतलब है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दवा की मांग में कमी से संबंधित विभिन्न पहलों के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों और गैर सरकारी संगठनों वीयू को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दवा मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। मतलब जो भी दवाएं हैं वो सस्ती दरों में किस तरीके से प्राप्त हो सकती हैं, उसके लिए इन्होंने ये कार्य योजना बनाई है सरकार ने। तो NAPDDR जो कार्य योजना है, ये अन्य कार्यक्रमों के अलावा निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, व्यावसायिक परीक्षण, टेक्निकल जो ट्रेनिंग होगी, है ना, और पूर्व नशे के आदी लोगों के लिए आजीविका सहायता शामिल है इसमें। नशा मुक्त भारत अभियान इस समय चल रहा है। तो नशा मुक्त भारत अभियान NMBA इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में 372 संवेदनशील जिलों में मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए 2020 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों और समुदायों में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य दवाओं पर निर्भर लोगों की पहचान करना और उन्हें परामर्श और उपचार सुविधाएं प्रदान करके मदद करना है। 3.34 करोड़ युवाओं और 2.22 करोड़ महिलाओं सहित 10.47 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मादक द्रव्यों के उपयोग के बारे में जागरूक किया गया है। 3.23 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों ने संदेश फैलाने में भाग लिया है। इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए 8,000 से ज्यादा मास्टर स्वयंसेवकों के एक दल को प्रशिक्षित किया गया है। NMBA जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया खातों का उपयोग किया जाता है। एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन NMBA गतिविधियों पर डेटा इकट्ठा करने में मदद करता है और प्रगति पर नजर रखने के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है। NMBA की वेबसाइट भी है nmba.tosje.gov.in विस्तृत जानकारी के लिए ऑनलाइन चर्चा मंच और संसाधन प्रदान करती है। राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतिज्ञा में 99,595 शैक्षणिक संस्थानों में 1.67 करोड़ छात्रों की भागीदारी देखी गई है। NMBA ने समर्थन और जन जागरूकता गतिविधियों के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारीज और संत निरंकारी मिशन जैसे जो संगठन हैं उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं कि किस तरीके से जो भारत को नशा मुक्त बनाया जाए और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको किस तरीके से जागरूक किया जाए ताकि वह नशा की तरफ प्रेरित ना हो। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ULLAS उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बुनियादी साक्षरता का मतलब है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो बेसिक एजुकेशन है उसको लेकर के इन्होंने ये उल्लास ऐप लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। तो नागरिकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रधान ने बुनियादी साक्षरता तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने बुनियादी साक्षरता तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन के महत्व पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम अभी मनाया गया था। शिक्षा समागम 29 जुलाई को, और इस शिक्षा समागम में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके 3 वर्ष पूरे हुए थे, उसके बारे में उसको लेकर के ये शिक्षा समागम 2023 मनाया गया था और उसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री ने किया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगो, आदर्श वाक्य, जन जन साक्षर और मोबाइल ऐप उल्लास
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री प्रधान ने बुनियादी साक्षरता तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में उल्लास मोबाइल ULLAS मोबाइल एप्लीकेशन के महत्व पर जोर दिया। ULLAS पहल एक अनुकूल और व्यापक वातावरण को प्रोत्साहित करके पूरे देश में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाने की परिकल्पना करती है। प्रत्येक व्यक्ति पर विशेष ध्यान रखता है, आवश्यक दक्षता, बुनियादी मौलिक क्षमताओं के में अंतर को पाटता है। यह राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने में और कार्यात्मक साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता जैसे आवश्यक जीवन कौशल को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो इसके माध्यम से हम लोग जो व्यावसायिक कौशल है उसको भी बढ़ा सकते हैं, वित्तीय साक्षरता को भी, कानूनी साक्षरता को भी और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से इस एप्लीकेशन का यूज किया जा सकता है। के माध्यम के लिए इसको बढ़ाने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज किया जा सकता है। और ये एप्लीकेशन एक्चुअली एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म में पर उपलब्ध है। और NCERT की दीक्षा पोर्टल जो है उसके माध्यम से विभिन्न शैक्षिक संसाधनों वाले छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है। या तो स्व पंजीकरण द्वारा सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से शिक्षार्थी एवं स्वयं सेवक साइन अप करके इसको यूज कर सकते हैं। 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक जो औपचारिक स्कूल में भाग लेने में असमर्थ हैं, वह मुख्य रूप से कार्यक्रम के लक्षित दर्शक हैं। यह स्वयं सेवकवाद के माध्यम से काम करता है और स्वयं सेवकों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में कर्तव्य और कर्तव्य बोध के रूप में भाग लेने में सशक्त बनाता है। ये ULLAS जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में न्यूज थी। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि अमेजन इंडिया ने कश्मीर में जो श्रीनगर में डल झील है वहां पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है अमेजन इंडिया ने। तो अब ये फ्लोटिंग स्टोर के माध्यम से अमेजन इंडिया जो है लोगों को जो भी उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करेगा, वह उसी चीजों को जो है बेचने के लिए। यह अनूठी पहल ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ छोटे व्यवसायों को कमाई के नए अवसरों के साथ सशक्त बनाने में अमेजन के लक्ष्य के अनुरूप है। फ्लोटिंग स्टोर अमेजन इंडिया के आई हैव स्पेस डिलीवरी कार्यक्रम का हिस्सा है और जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय दुकानों, भागीदारों को दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ग्राहकों तक पैकेज पहुंचाने में मदद करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिससे ऐसे लोगों के लिए इसे आसान बनाया जा सके। अमेजन के उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने के क्षेत्र में ये मदद करता है। तो अमेजन इंडिया के माध्यम से आई हैव स्पेस नाम का ये डिलीवरी कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है जिसको भी जिस व्यक्ति को भी जिस चीज की आवश्यकता है वो इस माध्यम से सामान को मंगवा सकता है। तो आई हैव स्पेस लास्ट माइल डिलीवरी कार्यक्रम स्थानीय स्टोर और व्यापार मालिकों के साथ सहयोग करता है। अपने स्टोर में 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में उत्पादों को कुशलता पूर्वक वितरित करने में सक्षम होते हैं। यह साझेदारी इन स्थानीय भागीदारों के अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। अब जैसे अमेजन इंडिया है उसको किसी पर्सन को जो कि 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में पर्सन रहता है तो उसके लिए डिलीवरी बॉय रखना या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उस सामान को पहुंचाना, तो एक तरह से ये रोजगार सृजन के लिए भी पॉजिटिव है। रोजगार सृजन के लिए भी अमेजन इंडिया कार्य कर रहा है। तो यह कार्यक्रम 2015 में लॉन्च किया गया था। तब से इसने भारत भर में लगभग 420 कस्बों और शहरों में 28,000 से अधिक पड़ोस और किराना भागीदारों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया है। मेरे पास जगह है कार्यक्रम आई हैव स्पेस वाला जो कार्यक्रम है
आई हैव स्पेस। स्थानीय स्टोर भागीदारों को सशक्त बनाना, तो जो स्थानीय स्टोर हैं वहां पर भी ये डिलीवरी पहुंचाई जाती है। तो औसतन अमेजन के स्टोर पार्टनर प्रतिदिन लगभग 20 से 30 पैकेज संभालते हैं। उन्हें प्रत्येक डिलीवरी के लिए एक निश्चित शुल्क मिलता है। कई स्टोर ग्राहकों की ओर डिलीवरी स्वीकार करते हुए सुविधाजनक पिकअप पॉइंट के रूप में भी काम करते हैं। स्थानीय क्षेत्र में बारे में ज्ञान समुदाय के भीतर अपने सकारात्मक प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हैं। तो ये पूरा जो है ये एक तरह से डल झील में श्रीनगर में ये स्टोर खोला गया है अमेजन का, जिसके माध्यम से अलग अलग जगह पर स्टोर बनाए गए हैं। 2 से 4 किलोमीटर के अंतर्गत ये सामान को डिलीवरी बॉय के माध्यम से पहुंचाता है और जो डिलीवरी पर्सन है उसको आमदनी उसकी होती है, इससे रोजगार सृजन भी होता है। और इसका नाम आई हैव स्पेस रखा गया है। मान लीजिए कोई रिटेल की दुकान है तो वह उस दुकान तक भी अगर कोई सामान पैकेट पहुंचाना है तो उसके लिए ये डल झील में श्रीनगर में आई हैव स्पेस स्टोर सेटअप किया गया है। और निगीन झील के आसपास भी रहने वाले और व्यवसाय चलाने वाले ग्राहकों के लिए भी ये समाधान के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए लोकप्रिय गंतव्य है और स्टोर की उपस्थिति इस हलचल वाले स्थान में समुदाय की जरूरतों को पूरा करते हुए विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सक्षम बनाती है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। राष्ट्रपति ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो है उसके डिवाइन लाइट हाउस की नींव रखी है। अब ये डिवाइन लाइट हाउस कहां पर ये नींव रखी गई है? ये नींव रखी गई है उड़ीसा में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को यहाँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी और सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए वर्ष की थीम सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष की शुरुआत की। राष्ट्रपति जो अपने मूल राज्य की 3 दिवसीय यात्रा पर है, तो उनका मूल राज्य हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति जी का वो उड़ीसा है। तो राज्य की राजधानी में तमांडो के पास दशाबथिया में ये PBK IVV ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय है ईश्वरी विश्वविद्यालय उसके कार्यक्रम में भाग लिया था उन्होंने। और उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने से पहले ब्रह्म कुमारियों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सिर्फ एक संगठन नहीं है बल्कि महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला एक सामाजिक और आध्यात्मिक अभियान भी है। यह देखते हुए मानवता के लिए भौतिक और आध्यात्मिक विकास दोनों आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन की चालक है और विकास के लिए परिवर्तन अपरिहार्य और आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ध्यान और अनुशासित जीवन शैली के माध्यम से आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो उड़ीसा में इसका ऑफिस जो है वो बना है और उसको राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट न्यूज है जेम्स फर्ग्यूसन हैं, उनको जिम स्किया भी बोलते हैं। इनको कीनिया के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो IPCC है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज उसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जेम्स फर्ग्यूसन को बेसिकली ये कीनिया के नैरोबी में ये वोटिंग हुई थी जहां पर इनको जेम्स फर्ग्यूसन को चुना गया। ये यूके के रहने वाले हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फर्ग्यूसन या जिम स्किया को कीनिया के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्किया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ब्राजील के थेल्मा क्रुग को एक रन ऑफ में हराया। 90 वोट जीते उन्होंने, जबकि क्रुग ने 69 वोट जीते। IPCC के उपाध्यक्ष और ब्राजील के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान के पूर्व शोधकर्ता क्रुग IPCC की पहली महिला अध्यक्ष बनने में चूक गई।
चुनाव नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी के मुख्यालय में हुआ, जहां आईपीसीसी का 59वां सत्र आयोजित कर रहा है नैरोबी, कीनिया। आईपीसीसी कार्य समूह के सह अध्यक्षों सहित आईपीसीसी ब्यूरो के अन्य पदों के चुनाव 26 से 28 जुलाई तक होंगे, मतलब इस तक हुए हैं। और इसके लंदन के इंपीरियल कॉलेज में सस्टेनेबल एनर्जी के प्रोफेसर हैं। उनके पास जलवायु विज्ञान के लगभग 40 वर्षों का अनुभव है और विशेषज्ञता है। इसके अपने 7वें मूल्यांकन चक्र के माध्यम से आईपीसीसी का नेतृत्व करेंगी, जिनको पहली महिला अध्यक्ष बनने का मौका ये चूक गई है। आईपीसीसी ब्यूरो के चुनाव, जिसमें अध्यक्ष सहित 34 सदस्य होंगे, आईपीसीसी की 7वीं मूल्यांकन रिपोर्ट के काम शुरू करने का रास्ता खोलता है, जिसके आने वाले 5 से 7 वर्षों पूरा होने की उम्मीद है। और पैनल राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस सूची में पर टास्क फोर्स ब्यूरो के 12 सदस्यों का भी चुनाव करेगा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आईपीसीसी जो है, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के बीच सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और आईपीसीसी का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। WMO का मुख्यालय भी जेनेवा में है। शंकरी चंद्रन को उपन्यास टी टाइम एट सिनामन गार्डन के लिए माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये श्रीलंका में जन्मे हैं शंकरी चंद्रन, और ये ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं। शंकरी चंद्रन को टी टाइम एट सिनामन गार्डन्स उपन्यास के लिए 2023 में प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 साल पहले उन्हें अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, क्योंकि प्रकाशकों को स्थानीय ऑस्ट्रेलिया बाजार में इसकी अपील पर संदेह था, क्योंकि यह पर्याप्त ऑस्ट्रेलियाई नहीं थी। जो बुक थी वो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई नहीं थी, बल्कि श्रीलंका को ऊपर भी थी। तो चंद्रन का पुरस्कार विजेता उपन्यास, जिसका शीर्षक टी टाइम एट सिनामन गार्डन्स है, परिवार, यादों, समुदाय, नस्ल के विषयों के इर्द गिर्द घूमता है और बहुसंस्कृतिवाद और उपनिवेशवाद के परिणाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है। उपन्यास को एक अंतर पीढ़ीगत महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक समाज की जटिलताओं और उपनिवेशवाद के वाद के दुखों की पड़ताल करता है। चंद्रन की कहानी इस बात पर जोर देती है कि हमारी व्यक्तिगत कहानियां हमें एक व्यक्ति के रूप में आकार देने और समाज के ताने बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उल्लेखनीय रूप से चाय या टी टाइम एट सिनामन गार्डन्स चंद्रन का तीसरा प्रकाशित उपन्यास है, जो एक लेखक के रूप में उनके लिए विकास और समर्पण को दर्शाता है। तो दोस्तों, अभी हमने जो 10 इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज की, उनको डिस्कस किया करंट अफेयर्स के सेशन में, जो 2 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स रहे थे। तो इसके साथ ही अलविदा लेने से पहले आपसे ये जरूर कहूंगा कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच जाए और उनको पता लग जाए कि हाँ, नया वीडियो अपलोड हो गया है। करंट अफेयर्स को लेकर डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, और साथ साथ में करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आप पा सकते हैं। GS तैयारी 9 ये टेलीग्राम चैनल है, इसके माध्यम से आप PDF करंट अफेयर्स की पा सकते हैं। वहां पर आपको और भी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। उसके साथ साथ GS तैयारी एग्जाम पोर्टल के नाम से ऐप है,
जिसमें करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती हैं और भी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। साथ साथ में जीएस तैयारी ऐप है जिसके माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसके अलावा gstayari.com पर जाकर के आप इसको विजिट करके, इस वेबसाइट को विजिट करके स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। gstayari.com में बेसिकली टेस्ट अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स के, उसके साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट्स के भी कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं और साथ में आर्टिकल्स के लिए एडिटोरियल वाला कॉलम जो है अलग से बनाया गया है और यूपीएससी का कॉलम भी अलग से बना है, करंट अफेयर्स का कॉलम अलग से बना है। तो वहां पर जाकर के आप जो डेली पोस्ट हैं उन पोस्ट के माध्यम से जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और करंट अफेयर्स के जो भी एडिटोरियल हैं या ओपिनियन है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपते हैं तो उनका हिंदी वर्जन इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स का और साथ साथ में द हिंदू का एडिटोरियल्स हैं या ओपिनियन है वो सभी आपको gstayari.com के माध्यम से प्राप्त होंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसका हिंदी वर्जन पढ़ सकते हैं और नीचे बकायदा इसमें गिवन है कि सोर्स जो है वो द हिंदू है या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। इसके अलावा भी जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं या न्यूज़ हैं वो भी gstayari.com पर अवेलेबल हैं। GS तैयारी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और भी स्टडी नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो इतने इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी GS तैयारी अवेलेबल है और साथ में जो फेसबुक का पेज है उस फेसबुक पेज पर भी GS तैयारी पेज अवेलेबल है। तो इसके साथ साथ जो आपकी तैयारी है उसमें उसको इंक्रीज करने के लिए अभी देखिए हाल ही में जो है पुलिस का पेपर लगा हुआ है, यूपी टेट को लेकर भी कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है और आज से जो यूपी SSSC के पीईटी का जो एग्जाम है वो यूपी SSSC पीईटी का एग्जाम उसकी डेट, उसका फार्म आ चुका है, उसके फार्म की डेट जो स्टार्ट हो गई है 1 अगस्त से भरना स्टार्ट हो गए हैं ये। तो पीईटी एग्जाम की तैयारी आप लोग बहुत ढंग से कर सकते हैं इस GS तैयारी के माध्यम से और जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो बेसिकली सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो करंट अफेयर्स है इसका बेसिकली मकसद यही है, थोड़ा लॉन्ग हो जाती है करंट अफेयर्स की कोई भी न्यूज है उसको हम पूरा न्यूज को जो है कवर करते हैं। उसका कारण यही है कि ताकि छोटी छोटी जानकारी जो है वो उस न्यूज को लेकर के छूटे नहीं, इसीलिए इसको जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।